गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। मैं एस सर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे आपका वो होगा नॉमेनक्लेचर का बेटा। क्या होगा? नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमेनक्लेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी होता है ना। तो नॉमेनक्लेचर, ठीक बेटा। नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोग देखें तो बहुत बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे। तो फर्स्ट जो होता है इसमें आपको पता होना चाहिए बेटा इसके बारे में, वैलेंसी। क्या होना चाहिए? वैलेंसी। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं आप जनरली पढ़े होते हो थोड़ा बहुत, है ना। 10th में भी है ये सब चीज़ें और 11th में भी, है ना। तो ये आप जनरली पढ़े होते बेटा। तो यहाँ पहला जो हम लोग बेसिक से देखें तो हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? अगर वैलेंसी की बात करें बेटा तो हम लोग देखते क्या है कि एक जो बहुत बेसिक डिफिनीशन पढ़ते आते हैं वो क्या होता है कि द कंबाइनिंग capacity of atom of an element is known as valency। क्या कहते हैं हम लोग? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एटम के कंबाइन करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैलेंसी। ये बात क्लियर है क्या? अब बात करें अगर हम लोग कि किसी एटम के कंबाइन करने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा? वैलेंसी। तो वन मोर क्वेश्चन अराइज हियर, वो क्या होता है कि व्हाई एटम्स वांट टू कंबाइन। ये क्वेश्चन आता आएगा तुरंत यहाँ से दिमाग में। हम जैसे बोले सपोज करो आपको डिफाइन कर रहे हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो तुरंत दिमाग में ये आएगा व्हाई एटम्स वांट टू कंबाइन, व्हाई एटम्स वांट टू कंबाइन। तो बेटा सीधी सी बात है, व्हाई एटम्स वांट टू कंबाइन, दे वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो यहाँ अगर कोई डिफाइन कर रहा हो वैलेंसी को कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, तो बेटा तुरंत दिमाग में आएगा व्हाई एटम वांट टू कंबाइन, व्हाई एटम वांट टू कंबाइन। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बेटा? दे वांट टू अचीव, they want to achieve nearest noble gas like configuration। क्या कहेंगे बेटा इसका? why atoms want to combine? because they want to achieve nearest noble gas like कॉन्फ़िगरेशन। अगेन वन मोर क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका है, आंसर हमारा है, आपके दिमाग में आएगा जैसे सपोज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। दिमाग में आपके क्या होगा? व्हाई एटम्स वांट टू कंबाइन। तो आंसर क्या निकल गया? बिकॉज दे वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन आप पूछ सकते हो बेटा हाउ दे achieve nearest noble gas like configuration। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया है कि हाउ दे अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुरंत बेटा क्या है आंसर इसका निकलता है ना बेटा। सीधी सी बात है कि ऑल एटम्स वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ ऑल एटम्स वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। आपने क्या पूछा? हाउ दे अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो दे अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, है ना।
बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर बात करें, दे अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बाई लूजिंग यहाँ देखें बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात ध्यान देना होगा। हम लोग क्या देखें, बैलेंसी। देखो बेटा बिल्कुल बेसिक हम लोग चल रहे भी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ये बात क्लियर हो गई। आपके दिमाग में सवाल आया होगा, वाई एटम्स वांट टू कंबाइन। तो बेटा दे वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, बात आई नियरेस्ट नोबल गैस लाइक ही क्यों? बेटा नोबल गैस कैसे होंगे? जस्ट लाइक इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस अगर होगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ऑल आइटम्स वांट टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मतलब हमारा जो नोबल गैस यानी कि हमारा जो इनर्ट गैस होता है वो क्या होता है? स्टेबल, चूंकि उनका ऑप्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो दे वांट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। हाउ दे अचीव दिस? बाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन क्या करे? लॉस करे, या इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा? गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? शेयर कर ले। ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Na हो और यहाँ क्या ले लें? क्लोरीन। ध्यान से देखो बेटा, एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा? 11। इसका कितना होगा? 17। इसका 281, इसका क्या आएगा? 287। ये बात क्लियर हो गया क्या? अब हम ध्यान से देखें बेटा, तो सोडियम क्या है? मेटल। सोडियम क्या है? मेटल। और मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं? उतना ही लॉस करेंगे जिसके जाने से ये क्या अचीव कर ले बेटा? इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ सोडियम 281 है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे बेटा? तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा। और Na क्या आ जाएगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? चूंकि 11 मतलब क्या है? इसके पास 11 क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन होगा, और 11 ही प्रोटॉन होगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 11 इलेक्ट्रॉन में से कितने बचे? इलेक्ट्रॉन 10। और प्रोटॉन कितने बचे? 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज करेंगे, 1 प्रोटॉन तो बच रहा होगा ना, तो उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। क्लोरीन क्या बेटा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। कैसा होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं दे हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्षमता होती है क्या लेने की बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है तो कितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ एक्सेप्ट कर ले कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? आउटर सेल में 8। तो 287 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा? 8। अब क्लोरीन के पास क्या था? 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन। ये जो रिप्रेजेंट करता है इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर सेल में मिला के? 17। अब यहाँ जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इसके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की देखें हम, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं इसके पास कितना बेटा? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे? न्यूट्रलाइज। 1 तो बचेगा ना। इस तरीके से हम लिखेंगे Cl-। ये बात क्लियर है बेटा? अब ये Na+ यहाँ अगर देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कमेंट 28, यहाँ क्या हो जाएगा? 288। तो Na अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक ए नियान, एंड क्लोरीन अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक ए आर्गन, है ना। अब बात करें बेटा, तो ये जो आर्गन और नियान जैसे अचीव किए कॉन्फ़िगरेशन, Na+ और Cl- ये आपस में एक फोर्स से यहाँ क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो है ना।
और इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और ये आपके पास बन जाएगा NaCl, एक कंपाउंड बन गया क्या बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बात करें हम कि NaCl जो बना है हमारा, ठीक है, यहाँ सोडियम क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्लोरीन क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, ये लॉस किया है और ये क्या है, एक्सेप्ट किया है। ये बात क्लियर है बेटा। और यहाँ दोनों मिलके क्या बना लिए, NaCl, है ना। तो यहाँ बेटा अगर ऐसे एक एग्जाम्पल ले हम लोग, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, CH4 का, मेथेन का, है ना। मेथेन में क्या होगा, कार्बन के आउटर सेल में अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 624। यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा, 1। ये बात क्लियर है क्या। अब यहाँ देखें, कार्बन में अगर देखा जाए बेटा तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 2.50, है ना। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 2.1 कह रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो कार्बन अगर बेटा हाइड्रोजन से हम कंपेयर करें तो दोनों के पास लगभग सेम पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। यहाँ क्या था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहा था। यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरा क्या किया है, गेन किया है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है बेटा। तो अगर डिफरेंस कम है तो दोनों के पास लगभग सेम पावर होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की बेटा, खींचने की। तो अगर किसी चीज़ का बंटवारा होना हो, सपोज करो बेटा, और दोनों के पास सेम पावर हो, दोनों के पास क्या हो, सेम पावर हो, और हमको दोनों जब तक दो, मान लें किसी की सामान, एक किसी के और के पास सामान है, एक दूसरे के पास सामान, और उन दोनों सामान से ही हमारा काम चलना है, और दोनों के पास अगर सेम पावर होगी बेटा, तो हम क्या करेंगे, यानी आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे। और वो समझौता कैसा होगा, शेयरिंग का, कि आप हमारा लेके काम चला लो और आप हमारा। तो इस तरीके से अगर देखें, एक दूसरे से शेयरिंग हो जाएगी। यानी कि कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में ऐसे है, ये यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये बात क्लियर है। इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा होगा कि ये तो अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे शेयर कर लिया होगा, ये ऐसे शेयर कर लिया, ये ऐसे शेयर कर लिया, और ये ऐसे शेयर कर लिया। हर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2-2। ठीक ऐसे ही कार्बन भी तो क्या करेगा बेटा, शेयर कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, किसका, हाइड्रोजन का। और इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, है ना। तो टोटल 2 पहले ही था, तो टोटल इसके पास, कार्बन के पास 10, और इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करेगा और कार्बन कौन सा रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट। ये बात क्लियर है। जब भी एक बात हमको ध्यान देना होगा बेटा, कि अगर कोई सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मान लें कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस तरीके से कि ये, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें तो डबल बॉन्ड, और ऐसे ही अगर किसी में 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे होंगे तो क्या बना होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक होगा तो सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर शेयर कर रहे होंगे डबल, 3 होंगे तो बेटा ट्रिपल। अब यहाँ अगर बात की जाए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, एक एक पेयर, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो एक पेयर है दोनों के बीच में। तो यहाँ क्या रहा होगा, सिंगल बॉन्ड H H H H, है ना। क्या बन गया बेटा, इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ देखें तो यहाँ दे अचीव इनर्ट गैस लाइक कॉन्फिगरेशन, यानी कि कार्बन अचीव नियरेस्ट नोबल गैस जस्ट लाइक ए नियॉन, and hydrogen achieve nearest noble gas like configuration just like a helium, and both become stable, but they achieve a nearest noble gas like configuration. How they achieve this? By sharing of electron. कैसे बेटा, by sharing of electron। ये बात क्लियर हो गया। तो कैसे ये इनर्ट गैस लाइक कॉन्फिगरेशन यहाँ शेयर किए बेटा, अचीव किए, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो गया। NaCl जब बना था तो Na अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। यानी दिस NaCl फॉर्म
by losing and gaining of electron, but this methane is formed by sharing of electron. और अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इफ एनी बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कह रहे होंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली जो हमको मिलना है बेटा वो क्या मिलना है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के ही कंपाउंड होंगे मेनली, कार्बन और हाइड्रोजन या फिर उसके डेरिवेटिव होंगे। तो यहाँ जनरली हमको क्या मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गया? अब हम डिफाइन करते हैं वैलेंसी को, मॉडर्न डिफिनीशन जो हमारा कहता है। अगर सिंपल वे में देखें बेटा यहाँ तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न definition, according to modern definition, the total number of electron lost, है ना, the total number of electron lost, gain are shared by, according to modern definition, the total number of electron lost, gain are shared by atom of an element is known as valency. मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहता है? जो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा? जो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर क्या करेगा बेटा? गेन करेगा, वही उसे क्या कहलाएगी? वैलेंसी। तो सोडियम को अगर देखें हम लोग, सोडियम बेटा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो सोडियम क्या है? मोनोवैलेंट। क्लोरीन क्या? मोनोवैलेंट। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन यहाँ बेटा कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? बोलो बेटा। 4, 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही होगी बेटा? 4। ये बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि सोडियम देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन आर शेयर्ड बाई एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस किया बेटा? 1 फॉर अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन। क्लोरीन अचीव 1 इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो अचीव नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फिगरेशन, है ना। तो सोडियम मोनोवैलेंट, क्लोरीन मोनोवैलेंट, बट कार्बन यहाँ बेटा कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4, यानी टेट्रावैलेंट होगा। क्या होगा बेटा? टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होगा? टेट्रावैलेंट। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? हर हाइड्रोजन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा मोनोवैलेंट। क्या हो जाएगा? मोनोवैलेंट। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कैसा होगा बेटा? कार्बन हैव टेट्रा वैलेंसी एंड हाइड्रोजन हैव मोनो वैलेंसी। अब बात ये आती है वैलेंसी, अगर हम बात करें बेटा तो सीधी सी बात यहाँ ये है कि अगर कार्बन की वैलेंसी कितनी आ रही है? 4। कितनी आ रही है? 4। तो कार्बन यहाँ हमारा जो जुड़ सकता है, किससे जुड़ सकता है बेटा? या तो कार्बन हमको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड, या फिर कार्बन हमको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन हमको ऑर्गेनिक में क्या मिल सकता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये बात क्लियर है। अगर कार्बन के हम जुड़ने की बात करें, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4। कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ सकता है, तो हमको क्या मिलेगा? या तो कार्बन सिंगल, या तो कार्बन डबल, या तो कार्बन ट्रिपल। अगर कार्बन सिंगल बेटा तो केवल सिग्मा होगा, यहाँ डबल होगा तो 1 सिग्मा बनेगा और 1 पाई बनेगा। यहाँ अगर देखें ट्रिपल होगा कार्बन के बीच में बॉन्ड तो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। ये बात क्लियर हो गया, है ना। अब हम देखें अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा बेटा
तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ सकता है? हाइड्रोजन जब भी कार्बन से जुड़ेगा तो केवल एक सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होगी यहाँ? 4। कार्बन पहले से एक बॉन्ड जुड़ा है तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे बेटा? यहाँ 3। ऐसे यहाँ क्या लगाएंगे? इस तरीके से 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग? यहाँ लगाएंगे 2 बॉन्ड से तो पहले ही कार्बन जुड़ा है, इस तरीके से। ऐसे यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग? H, एक। ये बात क्लियर है क्या? तो अगर हम बात करें तो बैलेंसी जो कार्बन की होती है बेटा कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4। ठीक है, यानी 4 बॉन्ड से कार्बन जुड़ सकता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हमको पॉसिबिलिटी मिल सकती है? या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सिग्मा कैसे पाई, वो जीओसी में पढ़ेंगे बेटा। हमको भी नॉमेनक्लेचर सीखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। बस इतना बात तो हमको पता है ना कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, ये आपको पता भी। कभी भी जब हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन से तो हमेशा याद रखना है बेटा हमको, वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। कार्बन जब भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ बात आती है एक और कि कार्बन ही क्यों इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व हुआ। सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिले हमको ऑर्गेनिक के ही मिलते हैं। हो सकता है जब तक हम पढ़ा रहे हो पता नहीं कितने कंपाउंड आपके क्या हो रहे हैं बेटा, डिस्कवर हो चुके हों, है कि नहीं। जितने भी मेडिसिन है, जो भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ से लेके सब कुछ किसके हैं? लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? सुबह टूथपेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रश किसका बना होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। जो भी जनरली हम ही खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बने हैं। एक्चुअल में देखा जाए जब हम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग बने हैं तो बाकी तो बात ही छोड़ो। बुक हमारे पास रखी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो मैक्सिमम यानी कि लेकिन इस ऑर्गेनिक मिलियंस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नाउ इट इज नोन, और इनका नॉमेनक्लेचर हम लोग अगर बात करें बेटा एक क्लास में तो सारे बच्चों का नाम तक नहीं याद हो पाता है। पूरे साल 2 साल पढ़ाते रह जाते हैं, लेकिन इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर यानी कि उनका नामकरण करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट काम, है ना। तो उसके लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं उसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बेटा अगर देखें हम लोग तो ये कार्बन की बैलेंसी 4 है तो हमको पता चल गया कार्बन की बैलेंसी 4 है तो कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये बीच में होगा ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब भी कार्बन से जुड़ेगा किससे जुड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, वही बात आ रही कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कौन सा एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में बना रहा है? बोलो बेटा। वो है आपका कार्बन। कौन है बेटा? कार्बन। अब बात आती है अगर कभी सवाल पूछे किस एलिमेंट के कंपाउंड सबसे ज़्यादा हैं, अगर पूछा जाए किस एलिमेंट के कंपाउंड सबसे ज़्यादा है तो बात क्या आती है बेटा? बात आएगी कार्बन की। लेकिन हाइड्रोजन को आप मत भूलिएगा, हाइड्रोजन आल्सो इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो होगा, है ना। कार्बन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन भी होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए या हर जगह यूनिवर्स में ही, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा अगर कंपाउंड कोई बनाता है तो क्या है बेटा? हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ कि कार्बन की बैलेंसी 4, कार्बन क्यों इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं? तो उसके पीछे रीजन होता है बेटा कैटिनेशन का। किसका होता है? कैटिनेशन। अब यहाँ अगर देखें हम लोग एक वर्ड होता है कैटिनेशन। क्या होता है? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है ना, और सबसे ज़्यादा कैटिनेशन होता किस में है? कार्बन में। तो कैटिनेशन की बात करें तो कार्बन
have ability to join with each other and form a chain like structure. Carbon have ability to join with each other and form a chain like structure. And this property is known as catenation, and it is known as catenation. क्या कहलाता है? कैटेनेशन. तो कार्बन हैव एबिलिटी टू ज्वाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नोन एज कैटेनेशन. अब फिर एक सवाल आता है बेटा कि कार्बन ही क्यों, है ना? कार्बन शोज मैक्सिमम टेट्रावैलेंसी. या अगर बात करें हम लोग तो एक रीजन तो हो सकता है. तो यहाँ अगर बात करें कि कार्बन ही क्यों बेटा, तो मैक्सिमम जो कैटेनेशन पावर है कार्बन का क्यों है, तो यहाँ अगर देखें हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर. हम अगर लिखें, हम ये कैसे लिख दे रहे हैं, कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर ड्यू टू. क्यों बेटा? ड्यू टू. पहला क्या होगा? फर्स्ट अगर बात करें तो क्या होगा बेटा? टेट्रावैलेंसी. ऑफ कार्बन. अब आप कहोगे सिलिकॉन भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि टेट्रा 4 वैलेंसी अगर है कार्बन की तो सिलिकॉन की भी तो 4 वैलेंसी है. तो दूसरा रीजन हम सीधे लिखेंगे ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन बॉन्ड. क्यों होगा? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज. अब बात करें हम लोग, भाई देखो कार्बन भी है और सिलिकॉन भी है. कार्बन की अगर बात की जाए तो पहला तो आ गया टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4. अब तुरंत दिमाग में आएगा सिलिकॉन भी तो हो सकता है 4 भाई, फिर वैलेंसी शो करेगा. तो दूसरा रीजन इसलिए क्या लिख देंगे? ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन बॉन्ड. ड्यू टू क्यों बेटा? स्मॉल एटॉमिक साइज, है ना? तो कार्बन की अगर एटॉमिक साइज की बात करें हम लोग तो यहाँ एटॉमिक जो साइज आएगी सिलिकॉन की ज़्यादा आएगी, है ना? अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बात कर लें? बॉन्ड लेंथ की. तो बॉन्ड लेंथ में क्या आएगा बेटा? कार्बन हो और सिलिकॉन हो, ऐसे जर्मेनियम. तो यहाँ हम कार्बन सिलिकॉन ही कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ कार्बन और सिलिकॉन में बात करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी? सिलिकॉन की. चूंकि इनकी साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? बड़ी आएगी. अब हम बॉन्ड एनर्जी की बात कर लें, किसकी बात कर लें बेटा? बॉन्ड एनर्जी की. तो बॉन्ड एनर्जी में क्या आएगा? कार्बन हो, सिलिकॉन हो, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा आएगी बेटा? कार्बन, है ना? तो ये बात क्लियर हो गया. बात क्लियर है क्या? तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है? कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड बेटा. कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म ये मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कार्बन डबल या ट्रिपल. मल्टीपल बॉन्ड विथ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ क्या देखते हैं
हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो ये भी तो हो सकता था कि कार्बन कार्बन सिंगल हो, पता ही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे ठीक कार्बन कार्बन क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी नाइट्रोजन हो सकता है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है। सिमिलरली बेटा कार्बन सिंगल बॉन्ड सल्फर और कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर भी हो सकता है। तो ये बातें अगर ध्यान दें, है ना, तो कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन हैव एबिलिटी टू ज्वाइन विथ आइडेंटिकल आइटम एंड फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब बात सीधी सी है कि अगर हम बात करें तो कार्बन इतना कैटिनेशन पावर शो क्यों करता है, तो पहला रीजन क्या बताया बेटा, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होगी, यानी कि टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी इसकी है। अब बात वही आई कि आप तुरंत पूछ सकते थे टेट्रावैलेंसी है सर, तो कार्बन और सिलिकॉन की भी तो टेट्रावैलेंसी हो सकती है बेटा। लेकिन दूसरा रीजन के ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, तो वो चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो भी क्या था, कार्बन हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड विथ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एक्सेट्रा। तो ये इनके साथ क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, जिससे कंपाउंड के फॉर्मेशन यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड और बन जाएंगे यहाँ, है ना, यानी कि ज़्यादा कंपाउंड बनाने में ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज हेल्प करेगा। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा कैटिनेशन। अब बात करें बेटा, सपोज करो हमारे पास अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये आपके पास हो गया। अब बहुत डिटेल में ना जाते हुए सीधे आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, जो हमको पढ़ना है। बस बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होता बेटा, बहुत आसानी से जो हम लोग पढ़ लें सीख ले वही मेन होता है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो हमको नॉमेनक्लेचर अगर बात करें तो यहाँ देखते क्या है कि अगर सपोज करो बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें हम लोग, है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बात करें बेटा इसकी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ बेटा हम लोग देखते क्या है वो ध्यान दे दें, ठीक है। तो बिफोर अगर हम बेटा हेडिंग डाल रहे हैं एक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती जाएंगी, हम लोग सीखते जाएंगे। तो हेडिंग है बेटा नॉमेन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां बात करें हम लोग बिफोर राइटिंग, देखो बेटा आपके पास 2 नाम होते हैं। अगर हम बात करें, पहले समझ लो फिर लिखवाते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए तो 2 टाइप के नाम होते हैं, एक होता कॉमन नेम और एक होता IUPAC नेम। क्या कहते हैं उसको बेटा, IUPAC नाम। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर और केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो खैर 2 टाइप के नाम होंगे, एक होता है कॉमन नेम, है ना, और दूसरा क्या होगा बेटा IUPAC नेम। दोनों में अंतर होता है। कॉमन नेम सोर्स के और ऐसे बिहाफ पे हम लोग रख देते हैं नाम। IUPAC नेम एक तरीके से रजिस्टर्ड, जैसे हम लोगों का नाम होता है। सपोज कर बेटा किसी का नाम क्या होता है कि घर का कोई और नाम है, बबलू डबलू गबलू कुछ भी रख दिया गया, बात समझ रहे हो कि नहीं। और स्कूल में आता है बच्चा तो रजिस्टर्ड नाम से जाना जाता है, राघवेंद्र, ठीक है, महेश, मनीष, इस टाइप से, है ना, तो वो रजिस्टर्ड नेम। अब कोई एक गांव का आदमी आए, ठीक है, और क्लास में पूछे कि बबलू कहाँ है, बबलू कहाँ है, तो क्या क्लास का बच्चा बबलू को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा,
क्योंकि वो तो उसका एक रजिस्टर्ड नेम जानता है ना। या ऑफिस में कोई आके पूछे कि बबलू से हमको मिलना है, अब कोई ऑफिस का कर्मचारी क्या है, बबलू थोड़ा ना जान रहा होगा, वो तो क्या जान रहा होगा, रजिस्टर्ड नेम, जो स्कूल में रजिस्टर्ड होगा, और रजिस्टर्ड नेम से ही वो बच्चा क्या होगा, जाना जाएगा। तो रजिस्टर्ड नेम एक सिस्टमेटिक नेम है बेटा, उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, एक तरीका भी है लिखने का, तो उस तरीके को अगर फॉलो करते हैं हम लोग तो आराम से लिख सकते हैं। ट्राइबल नेम या फिर हम देखें आपका कॉमन नेम, वो एक तरीके से सोर्स के ब्याह पे होता है, तो इतना नाम रटना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट काम है ना। तो हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसके तहत क्या करें, हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आईयूपीएसी नेम अगर हम पढ़ते हैं तो ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बिफोर अगर हम बात करें, अब ध्यान से देखो, बिफोर राइटिंग ऑफ आईयूपीएसी नेम, बिफोर राइटिंग ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट, है ना। बिफोर राइटिंग ऑफ IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वी फॉलोइंग सीक्वेंस रूल। हम क्या फॉलो करेंगे, एक सीक्वेंस रूल फॉलो करेंगे। वो सीक्वेंस रूल है क्या, अगर हम बात करें, हमेशा याद रखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद लिखा जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर नाम इसका आता है बेटा वर्ड रूट है ना। क्या नाम आएगा, वर्ड और रूट। वर्ड रूट के बाद जो बेटा आता है वो होगा प्राइमरी सफिक्स, और प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, होता है सेकेंडरी, क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये बात क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कोशिश करके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब बात आती है बेटा कि एक एक करके हम लोग देख लें कि अगर ये सब हमको पता है तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले अगर एक को देखें बेटा, तो पहले ये जान ले कि वर्ड रूट क्या है। पहले क्या है, वर्ड रूट क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है अगर हम ध्यान दें, है ना। तो वर्ड रूट के बारे में अगर बात करें बेटा, तो दिस रिप्रेजेंट, अगर हम बात करें, दिस रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक compound and also represent the presence of total number of carbon in basic unit that is known as parent chain, short form में PC।
दैट इज नोन एज पेरेंट चेन। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, पीसी। ये बात क्लियर है। तो वर्ड रूट क्या होता है बेटा, दिस रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन बेसिक यूनिट दैट इज नोन एज पेरेंट चेन, मतलब पीसी। इट इज generally represented by एल्क। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, एल्क से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एल्क से। ये बात क्लियर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्क से। अब बात आती है कि अगर एल्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे हम वर्ड रूट जो हमको मिलेगा, एक कार्बन होता है बेटा, अगर हम बात करें एक कार्बन से हमको क्या मिल जाता है, एक कार्बन से बात करें हम लोग तो यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन होता है तो मेथ, दो कार्बन से होता है एथ, तीन कार्बन होगा तो क्या कहेंगे इसको, प्रोप, चार कार्बन होता है तो ब्यूट, पांच कार्बन होता है तो पेंट, छह कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। सात कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। आठ होगा बेटा तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन। 10 कार्बन होगा तो लिखते हैं डेक। क्या लिखते हैं, डेक। बात क्लियर है क्या। तो 10 कार्बन की अगर हमको बेसिक यूनिट यानी पेरेंट चेन मिले तो क्या लगाएंगे हम लोग, डेक। अगर ही हमारे पास सपोज करो बेटा 11 कार्बन मिल जाता तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अनडेक। 12 कार्बन की चेन होती तो डू डेक। अगर हमारे पास 13 कार्बन की चेन होती तो ट्राई डेक। 14 कार्बन की चेन होती तो टेट्रा डेक। 15 कार्बन की चेन पेंटा डेक। 16 कार्बन की चेन आ जाए बेटा तो हेक्सा डेक। 17 कार्बन की चेन हेप्टा डेक, है ना। 18 कार्बन आ जाए तो बेटा ऑक्टा डेक। 19 कार्बन की चेन आ जाए नॉना डेक। और 20 कार्बन की चेन आ जाए तो हम लिखते हैं आई कॉस। क्या कहते हैं बेटा, आई कॉस। ये बात क्लियर है क्या, इसको पढ़ेंगे आई कॉस। देखो ध्यान से, 11 से अनडेक, 12 से डूडेक, 13 से ट्राइडेक, 14 से टेट्राडेक, 15 से पेंटाडेक, 16 से हेक्साडेक, 17 से हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक, 19 आ जाए तो नोनाडेक और C20 आ जाए तो आईकॉस, है ना। कुछ और कॉमन जान ले हम लोग ऐसे ही। अगर बात करें बेटा C यहाँ दिया हुआ आपके पास C21 का, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग हेनी। क्या पढ़ते हैं, हेनी, है ना बेटा। अगर इसको इस तरीके से दिया हो तो हम क्या पढ़ेंगे, हेनी आईकॉस। HENE आईकॉस, है ना। ये बात क्लियर हो कि नहीं, हेनी आईकॉस, ठीक है। ऐसे बेटा सिंपली अगर चलें, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, अगर लेकिन फिर भी जाने रहे थोड़ा बहुत। अगर ये 30 कार्बन दे देता C30 तो इसको हम पढ़ते ट्राई अकाउंट। C40 होता तो टेट्रा अकाउंट। C50 पेंटा अकाउंट, पेंट अकाउंट। C60 होता तो हेक्स अकाउंट। C70 हेप्ट अकाउंट। C80 होता ऑक्टा अकाउंट।
90 होता, नोना काउंट, और C 100 हो जाता बेटा, तो इसको हेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेक्ट। खैर, इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती हम लोगों को, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। इतना ही लगभग हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ वर्ड रूट के जस्ट बाद जो बात आती है, तो ये जो पीछे पढ़े ये था क्या बेटा? हमारा वर्ड रूट। क्या था? वर्ड रूट। आई होप याद रहेगा आपको। नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग देखेंगे वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। पास समझो बेटा, क्या देखना हमको? सेकंड देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है हमारा? ध्यान से बेटा, बहुत आसान सा है। प्राइमरी सफिक्स हमारा, इट इज एडेड जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट। ये हम लिख दे रहे हैं, इट इज एडेड जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट, है ना। ये वर्ड रूट के जस्ट बाद ऐड कर दें, एंड indicate that given compound indicate that given compounds are saturated or unsaturated। ये प्राइमरी सफिक्स को बेटा हम कहाँ ऐड करते हैं? इट इज एडेड जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट एंड इंडिकेट दैट गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये बात क्लियर है? इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड देन हम क्या ऐड करेंगे? इन। क्या ऐड करते बेटा? इन, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड होगा तो क्या ऐड करेंगे प्राइमरी सफिक्स में? इन और आइन, है ना। अगर बेटा हम लोगों के बीच बात करें अगर हम लोग, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो जो प्राइमरी सफिक्स यहाँ हम ऐड कर रहे होंगे, क्या ऐड कर रहे होंगे हम? यहाँ देखो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स हम ऐड करेंगे एन। क्या ऐड करेंगे? एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे हम लोग? प्राइमरी सफिक्स इन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे? आइन। क्या ऐड कर रहे होंगे? आइन। जैसे एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल कर लें, वो क्या होगा? अगर हमारे पास बेटा कंपाउंड ले लें, एक सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर कंपाउंड ले लिए, फिर यहां क्या ले लें बेटा? वर्ड रूट। फिर यहां क्या ले लिए हम लोग? प्राइमरी सफिक्स, है ना। क्या ले लिए? प्राइमरी सफिक्स। फिर यहां ले लें हम लोग, अब यहां बात करें हम लोग, तो यहां क्या ले लें बेटा? एक तरीके से इसका जो नेम होगा, जिसको हम जेनरिक नेम भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास होगा तो यहां अगर देखें तो कंपाउंड हो गया, वर्ड रूट हो गया, और क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब यहां बात करें तो यहां जो नेम आता है, यानी कि हम लिख दें क्या? जनरल नेम एक तरीके से, ठीक है। तो नेम सीधे लिख दे रहे हैं, नेम, है ना, ऑफ कंपाउंड, ये हो गया। फिर एक हो जाएगा जनरल फार्मूला, ठीक है। नेचर ऑफ, हम यहां लिख दें नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये लिख दें, है ना। अब बेटा अगर हम बात करें तो यहां जो हमारे पास होता है, सपोज करो कंपाउंड एक ले लिए हम लोग एथेन, ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया। अब ये क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो वर्ड रूट यहां क्या आ जाएगा बेटा? एथ। क्या जाएगा? एथ। प्राइमरी सफिक्स की अगर बात की जाए,
किसकी बात करें हम लोग? प्राइमरी सफिक्स। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम? एन, है ना? क्या लगाएंगे? एन। अब नेम ऑफ कंपाउंड की बात करें तो एथ, और यानी कि यहां क्या ऐड करेंगे हम? यानी कि ये आपका एल्क था, और रूट क्या था हमारे? एल्क। अब यहां क्या ऐड करेंगे बेटा? एल्क प्लस एन ऐड करेंगे, ऐसे। तो यहां क्या हो जाएगा? एथेन। जनरल फार्मूला की बात करें तो याद रखिएगा CnH2n+2 हो जाता है। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कैसा होगा? सैचुरेटेड। अब ध्यान से देखो बेटा, कंपाउंड था हमारा, एक कैसे दिया गया? CH3CH3। वर्ड रूट क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ। प्राइमरी सफिक्स क्या ऐड करेंगे हम? एन, चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। नेम ऑफ कंपाउंड यानी कि एल्क प्लस एन, तो एथेन हो गया। जनरल फार्मूला इसके लिए अप्लाई करते हैं CnH2n+2। एन की बात करें तो एन क्या है? एन यहाँ बेटा है नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम बात करें ऐसे तो एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ये ध्यान दे रहा हूं, एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे सेम दूसरा अगर हम ले लेते CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड से वर्ड रूट क्या आ जाएगा? ये भी हमको क्लियर है, एथ ही होगा। 2 कार्बन से वर्ड रूट क्या मिल रहा था? एथ। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या ऐड करेंगे हम लोग? इन। तो यहां क्या ऐड कर रहे होंगे हम लोग? इन। अगर इसका नाम देखें हम, जेनरिक नेम, या सीधे चूंकि यहां दे दिए कंपाउंड तो सीधे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। जेनरिक नेम तो एल्केन था, है ना? एल्क प्लस एन ऐड किए थे। यहां क्या ऐड करेंगे हम? बोलो। यहां ऐड करेंगे इथीन। जनरल फार्मूला CnH2n, और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। जैसे जैसे किसी कंपाउंड में बेटा, जैसे जैसे किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन की संख्या घटती जाती है, हाइड्रोजन संख्या क्या हो रही है? घटती जाती है। वो कंपाउंड सैचुरेटेड से किधर मूव करता जाता है? अनसैचुरेटेड, यानी कि अनसैचुरेशन की तरफ। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की संख्या के घटने का मतलब है कि अनसैचुरेशन क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, है ना? ये बात क्लियर हो गया। यहां अगर देखें तो थर्ड पॉइंट ऐसे ले लिया जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वर्ड रूट यहां पे हो जाएगा एथ। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात आ जाएगा वाइन, यानी कि आइन के पढ़ेंगे इसको, YNE। यहां आपके पास नेम ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। जनरल फॉर्मूला इसके लिए CnH2n-2, है ना? और ये भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा? अनसैचुरेटेड। आपको जैसे पूछे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा अनसैचुरेटेड है? तो हम कहेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हम कहेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गया बेटा? तो सीधी सी बात है कि अब जैसे यहां हम लोग जो देखे थे, जैसे आपके पास क्या हो गया? ये नेचर ऑफ बॉन्ड था, यहां वर्ड रूट होता। अगर हम सपोज करो बेटा इसको हम प्राइमरी सफिक्स मान लेते हैं और यहां क्या मान लेते हैं? वर्ड रूट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्क से। तो यहां इसका जो जेनरिक नेम होता क्या होता? एल्केन। इसका जेनरिक नेम क्या होता? एल्कीन। और इसका जेनरिक नेम क्या होता? एल्काइन। यही तो होता। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, चलो बेटा। तो प्राइमरी सफिक्स को कहाँ ऐड करते हैं हम लोग? प्राइमरी सफिक्स को हम लोग ऐड करते हैं जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट, एंड दिस इंडिकेट दैट गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड होगा, एंड वी ऐड जस्ट आफ्टर द वर्ड रूट इन, ANE। क्लियर?
इफ कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड देन टू कंडीशन, इफ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, तो इन ऐड करेंगे, प्राइमरी स्पेस क्या ऐड करेंगे, इन, और जेनरिक नेम क्या हो जाएगा, एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या ऐड करेंगे हम लोग, आइन, है ना, और जेनरिक नेम क्या हो जाएगा इसका, एल्काइन। ये बात क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। अब हम बात करें बेटा, सपोज करो, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले, क्या ले लें हम लोग, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में क्या ले लें, अगर हम बात करें तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ब्यूटेन का, किसका बेटा, ब्यूटेन, है ना, क्या ले लें हम लोग, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन ले लें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला की बात करें बेटा, तो पहले हमारे पास क्या आता है ब्यूटेन में, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये बात ध्यान रहे। अगर ब्यूटेन दिया तो हमको कितने फार्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला जो हमारा होता है वो होता मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात देखो बेटा, जाहिर सी बात है एन आ रहा है, तो एन आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ये तो बात क्लियर हो गया। एन आपको भी पता है कि नंबर ऑफ क्या है बेटा, कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब ब्यूटेन है, वर्ड रूट कितने कार्बन से है, ब्यूट 4 कार्बन से, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ रही होगी 4, यानी कि यहाँ अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला करें तो हमारा क्या आएगा, C4H10। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिला होगा इसका, C4H10, ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं, अगर देखें बेटा, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या लिखते हैं, कैसे देखो रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्लियर है कि 4 कार्बन है बेटा, और ये भी बात क्लियर हो गया कि एन आ रहा है, क्या रहा है, एन। तो ये बात क्लियर है बेटा कि यहाँ क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन होंगे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अच्छा, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें एक्सपेंडेड में तो कितने हाइड्रोजन होंगे, ये भी बात क्लियर है कि हाइड्रोजन यहाँ होंगे कितने बेटा, 10, और हर कार्बन की वैलेंसी पहले बताएं 4 होती है, तो 4 वैलेंसी का मतलब क्लियर है कि एक बॉन्ड तो पहले जुड़ा है, यहाँ हम क्या लगा दें, 3 हाइड्रोजन। यहाँ ये कार्बन 2 बॉन्ड से पहले से अटैच है, तो यहाँ हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, केवल 2। यहाँ हमारे पास 2, यहाँ 3। इसी को एक्सपेंडेड या स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तीसरा जो फार्मूला हमको मिलता है बेटा, वो क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, या हम कंडेंस्ड फार्मूला भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंस्ड का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या बेटा, इस तरीके से लगा हुआ है 4 कार्बन। अब यहाँ क्या लगा दें, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, थोड़ा सा नीचे करके ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से लिखें तो इसको हम कौन सा फार्मूला कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, इसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम बात करें तो वो कौन सा फार्मूला होगा बेटा, नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा हो जाता है ना, सुपर कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहते हैं इसको हम लोग, 4th होगा हमारा, 4th सुपर
कंडेंस्ड फार्मूला। सुपर कंडेंस्ड जो फार्मूला होता है, अगर हम बात करें बेटा तो कैसे होगा वो देखो कि आप जैसे लिखे थे, है ना, कंडेंस्ड फार्मूला, तो आप ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2 CH3। ब्यूटेन को अगर ऐसे हम लिख दें तो इसी को कहते हैं सुपर कंडेंस्ड। क्या कहेंगे बेटा? सुपर कंडेंस्ड फार्मूला, है ना। तो कंडेंस्ड था, ये कौन सा था हमारा? सुपर कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। सबसे जो कॉमन फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है बॉन्ड लाइन। नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चरल फार्मूला या बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कह सकते हो, है ना। यहाँ क्या होता है कि अगर हम ब्यूटेन का बनाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा? आपके पास इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्बन, हर कार्नर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन को, और जहाँ एंड होगा वो भी क्या होगा? कार्बन। इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन। ये अंडरस्टूड है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कार्बन होगा और यहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा कार्बन, हर कार्नर पे कार्बन होगा, ठीक है। ये एक बॉन्ड से जुड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर इसको पढ़ते तो क्या पढ़ते? CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बॉन्ड लाइन फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब यहाँ आपसे एक बात करें, अगर हम लोग मान लीजिए ऐसे एक सवाल दिया हो, है ना, हम सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखो। कन्वर्ट, यानी कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है आपके पास, है ना। मान लीजिए ऐसे दिया गया आपके पास बॉन्ड लाइन। दूसरा क्या है?
तो ये जो सवाल दिए गए बेटा, आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। जैसे यहाँ आपको क्या करना है, केवल इस बॉन्ड लाइन फार्मूला को जितने भी दिए गए हैं किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, बोलो। इसको हमको कन्वर्ट कर देना है कंडेंस्ड फार्मूला में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है? कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक। आई होप आप इसको पढ़ के सब कुछ जितना दिया गया नोट कर लोगे, ठीक है। और इसी के आगे नेक्स्ट टर्म पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक बेटा। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।